चौधरी चरण सिंह जी, एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी संसद नहीं गए। ऐसे गणनेता जिनके जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो भारत का स्वरूप बदलने के लिए तीव्र इच्छा रखते थे और उसके लिए वह जीवन भर कार्यरत रहे। ऐसे कई किस्से कहानियां हमने अपने बड़ों से सुनी, खासकर अपने पिताजी श्री करतार सिंह जी से सुनी, और उनको जानने के लिए हमारी इच्छाएं बहुत प्रबल हो गई। श्री करतार सिंह जी ने एक पुस्तक संस्मरण उनकी याद में, चौधरी चरण सिंह जी की याद में लिखी थी, जिसका प्रकाशन मैंने और मेरे पति प्रोफेसर हरीश सिंह ने उनके करतार सिंह के मरणोपरांत की। चौधरी साहब को जानने की और समझने की जिज्ञासा हमारी इतनी बढ़ी कि हमने उसी श्रृंखला में इस दिग्गज नेता को और समझने के लिए एक और दिग्गज नेता से मुलाकात करने की था, श्री केसी त्यागी। केसी त्यागी जी किसी इंट्रोडक्शन की मुतासिर नहीं है। केसी त्यागी जी को सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार राजनीति की गजब समझ रखने वाले थे श्री केसी त्यागी जी। केसी त्यागी जी को भी चौधरी चरण सिंह जी का वो सानिध्य प्राप्त हुआ जो बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ। तो आज कुछ तीखे कुछ मीठे सवाल लेके हम आ गए हैं श्री केसी त्यागी जी से मिलने। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत हम अभिनंदन भी करते हैं और आपको हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आपने समय निकाला। पहला प्रश्न, आपकी मुलाकात चौधरी चरण सिंह जी से कैसे? यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए गाजियाबाद में चौधरी साहब को कई मंचों से देखने का सौभाग्य मुझे कम उम्र में गिरा है, लेकिन वैचारिक तौर पर मैं सोशलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पॉलिटिक्स में था। और चौधरी साहब कांग्रेस से निकल कर इन लोगों में आए थे, बनाया था उन्होंने भारतीय क्रांति दल, तो उनकी बड़ी ख्याति थी। एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने रातों रात उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था और जो सवाल थे राजनीति की प्रकृति की, उनको उन्होंने बदलने का काम किया, लेकिन हम निजी तौर पर उनसे दूरी रहे। 1974 में जब वो लोकल बना रहे तो दिल्ली में एक सम्मेलन और कांग्रेस का विकल्प बनाने की उनकी इच्छा अभिलाषा इतनी तीव्र थी कि उत्कल कांग्रेस के नेता बीजी पटनायक, स्वतंत्र पार्टी के नेता वीनू मोदी, राजमाता गायत्री देवी ऑफ ठाकुर, सोशलिस्ट नेता राजनारायण कर्पूरी ठाकुर आदि आदि को लेकर के उन्होंने भारतीय लोक दल बनाया 9 अगस्त 1974। पश्चिमी यूपी के हम रहने वाले थे। हमारे सीनियर साथी थे सतपाल मलिक, हमारे साथी थे आरिफ मोहम्मद खान, वर्तमान में जो गवर्नर थे। तीसरे हमारे मित्र थे समाजवादी पार्टी के नेता हैं उत्तर प्रदेश में राजेंद्र चौधरी। हम सब लोग एक साथ इसमें भर्ती हुए और हम लोग ज्यादातर समाजवादी विचारधारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की उससे ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन जो ग्रामीण परिदृश्य को वैचारिक तौर पर बदलने का जो संकल्प और इरादा चौधरी चरण सिंह का था, उससे भी काफी प्रभावित, क्योंकि हम सब लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे। तो हमारी पहली मुलाकात लोकदल निर्माण के दौरान हुई और वो मुलाकात ऐसे रिश्तों में बदल गई कि जिसके सामने सारे रिश्ते छोटे पड़ गए। एक थोड़ा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि चौधरी साहब का प्री इंडिपेंडेंस क्या रोल था? चौधरी साहब गांधी और उनके व्यक्तित्व विचारधारा से काफी प्रभावित। कांग्रेस में उस समय एक वेस्टर्नाइज्ड
पॉलिटिक्स और कल्चर के लोगों की भरमार थी। लंदन पढ़ के बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल करके जो लोग राजनीति में बड़े पद पर पहुंचे, ये सरदार पटेल बजन पढ़ करके आए। लेकिन 14 साल तक इस मामले में निराला था कि वो गाजियाबाद, आगरा, मेरठ इन्हीं इलाकों में रह के पढ़ लिख करके वकालत करके हुए आए। उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, बैच में वो जेल गए, उनके परिवार के और भी कई लोग जेल गए। और अगर मेरी जानकारी स्पष्ट है, माता गायत्री ने भी की। जी, चौधरी साहब के व्यक्तित्व में ऐसे क्या बात थी कि ये किसान परिवार में, गरीब किसान परिवार में पैदा होने के बाद भी वे प्रधानमंत्री से पद तक पहुंचे? देखिए, उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। मैंने पहले भी आपसे कहा, कांग्रेस पार्टी कोई गरीब किसान मजदूरों की पार्टी नहीं थी। जी, सरदार पटेल की मृत्यु के बाद ये कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई किसान आंदोलन। जी, तब चौधरी चरण सिंह ने 1935 में, जब देश आजाद नहीं हुआ है, किसान पुत्रों के लिए, ये किसान जातियों के बच्चे हैं, irrespective of caste, उनको 50% का आरक्षण देना चाहिए सरकारी नौकरी में, ताकि किसानों की समस्याओं को सुलझाने में वो और बारीकी से काम कर सके। जब वो उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद मंत्री बने तो उनको राजस्व विभाग सौंपा गया। मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े किसानों के, सामंती परिवार के, राजे महाराजाओं का खूब बोलबाला था। ऐसे में चौधरी चरण सिंह ने दृढ़ संकल्प करके जमींदारी उन्मूलन का बहुत अप्रिय विषय अपने हाथ में लिया और उनको कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बाहर भी काफी मुश्किलों का सामना करना था, क्योंकि जमीन कोई देने को तैयार नहीं था और जो किसान भूमिहीन थे वो लेने के लिए तत्पर थे। तो गाजीपुर समेत कई स्थानों पर तो संघर्ष भी हुए, जहां चौधरी चरण सिंह ने भूमिहीन किसानों को जमीन दिलाने के लिए पुलिस का भी सहारा किया। तो उस रूप में ये इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी। और देखिए, आज जब हम देखते हैं पड़ोसी राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश के हिस्से, छत्तीसगढ़ के हिस्से, महाराष्ट्र के हिस्से, इसमें ऊंचे पैमाने पर नक्सलवादी हिंसाएं हुई है लैंड क्लियर को लेकर। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां कभी हैव नॉट्स और हैव्स के बीच में कोई बड़ी स्ट्रगल नहीं हुई। तो इस सारी शांति व्यवस्था का क्रेडिट भी चौधरी चरण सिंह को जाता है, जिन्होंने बहुत इफेक्टिव तरीके से लैंड रिफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन किया, जो देश के बाकी राज्यों में उतना अच्छा तरीके से नहीं। क्या चौधरी साहब खाली उत्तर प्रदेश के नेता थे या भारतवर्ष के नेता थे? नहीं, चौधरी साहब एक नीति के नेता थे। उनका मानना था कि गांव खुशहाल होंगे, देश खुशहाल होगा। वो अपनी जनसभाओं में कहते थे कि उन कस्बों में, उन शहरों में आपको समृद्धि दिखाई देगी जहां आसपास के इलाकों के किसान संपन्न, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो बाजार लेगी। जी, इसलिए जो बैकबोन थी इंडियन इकोनॉमी की मजबूत करने की, वो उनकी किसान, इवन काश्तकार भी। जी, मैं और करेक्ट करना चाहता हूँ, खाली किसान नहीं, गांव में जो दस्तकार है, लोहार है, धुना है, जुलाया है, गीता कारीगर है, तेली है, सबकी समृद्धि होना, ये किसानी से होनी। अक्सर उनको जाटों के नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्या चौधरी साहब केवल जाटों के नेता थे? नहीं, और क्या आरोप चौधरी साहब पे लगे? और किस जात में कौन पैदा होगा तो उसके हाथ में ही नहीं। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ, उन कार्यकर्ता में से हूँ जो 15-16 घंटे उनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जाति या धर्म, क्षेत्र या भाषा के आधार पर न मैंने उनको कभी राजनीति करते देखा और न कोई सेक्शन उनसे बेनिफिशियरी था।
जाटों के परिवार में जन्म लेना वो उनके अपने हाथ में नहीं था, लेकिन उनका जो लोकसभा क्षेत्र था वहां पे एक बड़ा विद्यालय था जाटों का, जाट डिग्री कॉलेज जी। उसका नाम भी उन्होंने बदलवा दिया तो जनता वैदिक कॉलेज करा दिया। अच्छा। और अपने जीवन काल में वो कभी जाटों की जो संगठन है उसमें कभी नहीं। तो ऐसी व्यक्ति को जो गरिमापूर्ण जिंदगी जिसने जी हो उस पे इसके अलावा तो कोई आरोप नहीं लगता, और कहाँ पैदा होना ही उनके हाथ में नहीं था। जी। एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ईमानदारी में शायद ही उनको कोई मात दे, उससे ज्यादा ईमानदार व्यक्तित्व भारत के इतिहास में शायद ही कोई हुआ हो। इसका भी मैं गवाह। जी, आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे? देखिए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जी। और 50, 60, 70, 25 साल मंत्री रहे जी। यूपी में। लखनऊ में उनका कोई मकान नहीं। 77 से लेकर के फिर द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे। उनका दिल्ली में कोई मकान, गाजियाबाद में, मेरठ में वकालत करी, इन दोनों जगह पे भी कोई मकान। अब तो जो नगर पार्षद में वो भी कोर्ट में रहे। जी। एक बार चौधरी साहब 84 के चुनाव के बाद अपने मकान के नौन में गंभीर मुद्दा में बैठे, 2-3 पत्रकार भी थे। उन्होंने कहा आज तो आप बहुत दुखी दिखाई दे रही, जब पराजय का डर है उसने कर लेते। थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया था, फिर मैंने चुनाव हार जाता तो दिल्ली में कहा है। ऐसी बेबसी लाचारी क्या किसी आज राजनेता के आसपास दिखाई देती? अब तो सब नेताओं पर इतना दुखा छोड़ दीजिए जिसको अवसर ना मिला, सब डिस्प्रोपोर्शनेट एसिड की शिकार, किसी की जांच करा लीजिए, आप मिल जाएंगे आपको। तो एक दूसरा ये ख्याति उनकी भ्रष्टाचार विरोध की यूपी से ही थी। सेबी गुप्ता जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री थे, उनसे भी उनकी यही लड़ाई शिकायत थी कि भ्रष्ट अफसरों को दंडित कर। किसी पूंजीपति की हिम्मत नहीं थी कि अपनी थैली लेकर के चौधरी साहब को चंदा देने चला जाए, और चौधरी साहब को माफ करना जरूरत नहीं है। मुझे कई दिन सभाओं में उनके साथ जाने का मौका मिला है। चुनाव को किसान जातियों के लोग एक फेस्टिवल के रूप में लेते थे, और जिस दिन चौधरी साहब का आगमन उस क्षेत्र में होता था वो अपनी जेबों में से नोट निकाल के चंदा दिया करते थे, और एक एक रैली में 2 से लेके 5 लाख तक, उस तब से 40 साल पहले इतना इकट्ठा हो जाता था। पश्चिमी यूपी की जो किसान जातियां थी वो थोड़ा समृद्ध थी, इसलिए इन इलाकों के बजाय वो पूर्व में बिहार में पार्टी के कार्यकर्ता को पैसा देते थे। तो जिस नेता का इस तरह का दृष्टिकोण है तो भ्रष्टाचार का आरोप तो मिला। क्या चौधरी साहब की दक्षिण भारत में भी राजनीतिक पकड़ थी? चौधरी साहब पूरे भारतीय महाद्वीप के नेता, वो ना किसी जात के थे ना संप्रदाय के थे। उनका एक अल्टरनेटिव प्रोग्राम था इंडियन इकोनॉमी। वो ऐसा मानते थे कि जो हमारी प्रायोरिटीज हैं वो दर्ज होगी। पंडित नेहरू को भी उन्होंने चिट्ठी लिख करके कई बार कहा कि ये प्राथमिकताएं हैं, इस पर जो आपका जोर है वो गलत। 1952 में जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी उस समय कृषि पर लगभग 33% बजट आवंटित किया गया, और औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15%। फिर घट करके 57 आया, फिर 62 आया, 62 में उलट हो गया। 35% उद्योग के लिए, 15% मात्र कृषि के। और ये वो दिन है जब गेहूं, चावल और शक्कर तीनों विदेश से आती थी। हम लोगों की निगाहें बंदरगाह पर लगी रहती थी कि अगर समुद्री जहाज 2 दिन लेट हो गया तो भारत में भुखमरी पैदा हो जाएगी। ये 66 तक ऐसी स्थिति बनी रही। वो हालांकि पंडित नेहरू ने बाद ही लोकसभा में स्वीकार किया कि प्राथमिकताओं की अदला बदली पहले मेरा चयन था ठीक नहीं था, लेकिन देन इट वाज टू लेट।
भारत को लेके उनका क्या सपना था कि भारत वह किस रूप में देखना चाहते थे? क्या उसके लिए उनके पास तो रणनीति भी थी? मैंने बताया, एक समृद्ध, आत्मनिर्भर, गौरवशाली भारत बने, उसके बाद गांधी जी का जो ब्लूप्रिंट था स्वदेशी का, ग्राम स्वराज का, वो उसकी दुनिया, और उसी को लेकर के वो कार्यरत रहते थे। उन्हीं के और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जिक्र करना चाहूंगा। इन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कंसेप्ट 1966 से शुरू हुआ। किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, ये पहले नहीं था। ये चौधरी चरण सिंह के इमरजेंस के साथ ही इंडियन पॉलिटिक्स में आया, ताकि किसान अधिक पैदा करें। आज स्थिति ये है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान मुझको FCI सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनने का मौका मिला। एक खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज हम गेहूं के नंबर 2 के उत्पादक हैं जी। और नंबर 2 के एक्सपोर्टर भी हैं। हम चावल के नंबर 1 के उत्पादक हैं दुनिया और सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। चीनी का और सब्जियों का और फलों के लिए हम सबसे बड़े नहीं जाते। वो जो चरण सिंह मार्ग का पॉलिटिक्स है, ये उसका नतीजा। आज हमें कोई चीज बाहर से इस तरह की नहीं मंगानी पड़ती, और चौधरी साहब जिंदा होते और उनकी पॉलिटिक्स फरमान चढ़ती तो जो एडिबल ऑयल्स वगैरह जो बाहर से मंगा रहे हैं और दाल वगैरह का निर्यात करने, शायद वो भी ना होता। तो स्वावलंबी भारत बनाने के लिए उनकी सोच का ही नतीजा है कि आज हम कृषि के कई मामलों में आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं जो भी। खास के राजनीतिज्ञ को चौधरी साहब से क्या सीख लेनी चाहिए? नहीं, चौधरी साहब से एक रोल मॉडल है पॉलिटिक्स के लोगों के लिए। हालांकि उनकी आज की राजनीति इस युग में है व्यवहारिक, सच बोलना, आजकल झूठ के बगैर काम नहीं चलता। पैसे इकट्ठे करके टिकट खरीदना उनके दौर में नहीं था। हमें याद है, हमारी बहुत कम उम्र थी, 34-35 साल। कम उम्र के बच्चे को टिकट मिले, ये बिगड़ जाएगा, ऐसा कह करके रिजेक्ट कर दे। तो हमको टिकट दिया, उन्होंने पता लगाया, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये वो, इन सब चीजों से दूर है उम्मीदवार मेरा, तब टिकट मिलता। आजकल तो नेता ही विस्की की डिमांड करते हैं कि फलाने ब्रांड की विस्की अगर भिजवा दो तो अच्छा रहे। एक बार मैं विदेश यात्रा से लौटा तो मेरे हाथ में गोल्डन चेन वाली घड़ी थी, तो जब मैं जाने लगा तो उनकी इशारे से रोक दिया। कहते घड़ी कहाँ से आई? फिर किसी साथी ने कुछ काम किया हो? मैंने कहा नहीं, तुम किसान के बेटे, तुम्हारे हाथ में घड़ी थी। हम उसके बाद में नेता का नाम नहीं बताऊंगा, मैं उससे भी महंगी घड़ी पहन करके जब संसद में गया, लेकिन मेरे से सीनियर साथी नेता ने वो घड़ी मुझसे नहीं ली। ये त्यागी जी आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में से। ये है विचारधारा, ये है परंपराओं का, और ये है राजनीति के बदले धोबी का। चौधरी साहब ने नेहरू जी का विरोध क्यों? उनका कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था, और पत्नी नेता के रूप में स्वीकार करते थे, लेकिन जो नीतियां थी, जो जवाहरलाल भी गांधी से दर्जनों सवालों पर डिफर करते थे। शोभा चौधरी चरण सिंह, जो बड़े बड़े बांध बन रहे थे, बड़े बड़े कारखाने बन रहे थे, तो पैसा ज्यादा लग रहा था और उत्पादन कम हो रहा था। चौधरी चरण सिंह चाहते थे पैसा कम लगे, क्योंकि भारत जो है इसमें पूंजी कम है और जो मेहनत कर आदमी है उसकी संख्या ज्यादा है, तो लेबर ओरिएंटेड यूनिट बनाइए बजाय मनी ओरिएंटेड यूनिट से। तो वही तो जो आपसे कहा कि जो प्रायोरिटीज है उनकी अदला बदली का उनसे विवाद था, और उन्होंने जरूर एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को रुसवा किया जब नागपुर में सरकारी प्रस्ताव था सामूहिक खेती का। उन्होंने विरोध किया कि हमारी भारतीय जो किसानों की नीयत है उसके अनुकूल नहीं है। वो पंडित जी को जरूर नागवार मिला, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनका ऐसा नहीं था। चौधरी चरण सिंह बहुत कल्चर्ड, सिविलाइज्ड और माइंड नेता, ये बहुत कम होगा। हाँ, क्योंकि उनको
माना जाता है कि वो माइल्ड भी नहीं थे और हाँ। कल्चर भी नहीं थे। एक किसान जाति में जन्म लेकर के और किसानों के सवाल को उठाते उठाते लोगों ने उनको उनके जैसा ही ब्रांड। वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल, वो बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखते, वो किसी से गुस्से में बात नहीं करते, वो विरोध भी नहीं करते थे। ही यूज्ड टू डिफर विद द पॉलिटिक्स ऑफ द लीडर। तो ऐसा मृदुभाषी नेता तो मैंने को देखा। मैंने तो पंडित जवाहरलाल के भाषण सुने हैं, जहाँ जनसभाओं में उन्होंने किसी भीड़ के आदमी को तमाशा मार दिया, तो चौबे सिंह ने व्यवहार में ये सब किए। उनको असल में वो इस क्लास के नहीं थे जो दिल्ली के दरबार की क्लास है। उन्होंने कभी किसी 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाया, और हमारे नेता तो रोज 5 स्टार होटल में रहते हैं। जी। मैं एक बार बंबई उनके साथ गया था, शरद कुमार जी ने कोई कार्यक्रम आयोजित किया, तो ताज होटल के बाथरूम में जी वो वही बोल रहे थे जो राज्यवादी मेरे फिल्म बोलते। हम पे वहां की सराउंडिंग और बिलोंगिंग का और उपस्थिति का कोई फर्क नहीं। उनके खान-पान का ज़िक्र आया तो किस प्रकार का खान-पान नहीं, था? कोई उनका कोई खान पान नहीं था, और हम लोग भी खान पान में डिफर करते। मूंग की दाल, तोरी और घिया और सूखी चपाती प्लस थोड़ा सा सलाद। हम तो काफी चतुर, हमें तो कई चीज। जी। थाली जितनी बड़ी होगी उतनी अच्छा होगा। उनका था थाली जितनी छोटी होगी उतना अच्छा होगा। मठा और दूध उनके, और हल्दी का दूध उनके रोजमर्रा का जो फिल्म था इसमें शामिल। जनसंघ के साथ छतरी साहब के विचार कैसे थे? नहीं, वो गांधीवादी थे, और गांधीवादी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी जैसी दूरी उनके दिमाग में भी थी। लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, तो जो गैर कांग्रेसवाद की जो राजनीति चली उसके वो जनक थे, और वो बगैर भारतीय जनता पार्टी के पूरी नहीं हो सकती। वो राजनीतिक व्यवस्था थी भी, और उनका फिर यूं भी सब लोग सम्मान भी करते थे। अटल अडवाणी जी, उनका बड़ा नामी देशों जी से बड़ा उनका सम्मान करते थे, और उसी में जनता पार्टी का जन्म हुआ। उसी में गैर कांग्रेसवाद में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। चौधरी चरण सिंह के रणनीति की उसका उनका मानना था कि अगर कांग्रेस पार्टी को हराना है तो ये इतनी विशाल पार्टी है जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे और पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी, राजनीतिक अस्पष्टता समाप्त नहीं होगी, तब तक कांग्रेस हो जाएगा। भारत रत्न पाने वालों की पंक्ति में चौधरी साहब का नाम इतने नीचे क्यों नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि भारत क्योंकि बहुत जो बेनिफिशरीज की और जो स्टेटस पोस्ट पॉलिटिक्स है उसकी कतार में भी वो नहीं चली। वो इस जमाने की, इस दुनिया की नहीं। तो यानी उनकी योग्यता को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन भारत की जनता के दिलो दिमाग में उनकी वो जगह है जो महात्मा गांधी के बाद किसी को नसीब नहीं। क्या चौधरी साहब को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि हुई कभी? नहीं, उनका तो जीवन का बड़ा हिस्सा यानी कि 75 था, एट द ईयर 75 वो यूपी में है, बाहर कहीं गए नहीं। उनकी विदेश यात्रा भी की नहीं है, और उस तरह का उनका नजरिया भी नहीं था। अपने प्रदेश की पॉलिटिक्स करते थे वो। तो जब कांग्रेस उन्होंने छेड़ी है, उसके बाद वो जनता पार्टी बनी है, उसके वो गृह मंत्री बने हैं, जिनकी तुलना सरदार पटेल के समक्ष की जाती। क्या कारण था कि चौधरी साहब वहां तक नहीं पहुंच पाए भारत के राजनीतिक इतिहास में जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था, जहां के उनकी योग्य नहीं, एक तो संगठन उनके पास बहुत बढ़िया नहीं, विश्वस्त वफादारों की और बड़ी कदकाठी के नेताओं की कमी थी। तीसरा, जो उनकी पॉलिटिक्स है उसके पैरोकार दिल्ली के दरबारों में नहीं। द पुअर पीजेंट, द पुअर फार्मर, द पुअर एग्रीकल्चर लेबर, यहाँ जो धनाढ्य लोग हैं उन्हीं के लिए पद और प्रतिष्ठा के लिए, इवन किसको क्या डिपार्टमेंट मिलेगा इसके लिए भी जो बड़े बड़े हाउस हैं वो
लॉबिंग करते रहते हैं। चौधरी साहब की लॉबिंग करने वाले गांव में है, इन बगैर कपड़ों के, बगैर मकानों के, बगैर शिक्षा के, बगैर स्वास्थ्य के। तो जो लॉबिस्ट थे वही कह रहा है। चौधरी साहब ने इंदिरा गांधी जी को जेल क्यों भेजा? नहीं, उन्होंने इंदिरा गांधी को जेल नहीं भेजा। आपातकाल के जो विलियन थे और जिन्होंने हिटलर जैसे लोकतांत्रिक कदम उठाए, उसके विलियन ब्रिगेड के दर कहा जाता है कि उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल छोटा ही नहीं था, बल्कि उन्होंने कुछ किया भी नहीं। क्या उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश को कोई भी योगदान नहीं दिया? ऐसा प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है उनका, वो बहुत तेजी से बदले घटनाक्रम का नतीजा। उनके समर्थक जितने मुख्यमंत्री थे, जनता पार्टी के नेताओं ने क्रमबद्ध तरीके से सबको हटाया। सबसे पहले रामनिवास यादव को हटाया, फिर चौधरी पीगीलाल को हटाया, फिर कर्पूरी ठाकुर को हटाया, और जो गांव किसान समर्थक, जो ताकत थी या जो नेतृत्व था, उसको कमजोर करने के प्रयास होते रहे, और उसी में अपने साथियों के साथ उनको जनता पार्टी छोड़नी पड़ी, जिसको उन्होंने बनाया था खुद ही। और उसमें भी इंदिरा कांग्रेस की मदद से ही वो प्रधानमंत्री बनता है, चौधरी कॉन्ट्रेरियंस। और चौधरी चरण सिंह का जो कठोर और निर्णयकारी नेतृत्व था, वो कांग्रेस को पसंद नहीं। ऐसी ऐसी सत्तें कांग्रेस ने लगानी शुरू कर दी। संजय गांधी पर भी कई मुकदमे चल रहे। किस्सा कुर्सी का सुना होगा असमें, तो कई मामले इंदिरा जी चाहती थी वो मुकदमे बंद हो या उनकी गतिविधि। शार्क कमीशन की मामले को लेकर बैठा है, उसमें जो पैरवी करने वाले वकील वो रुक जाए। इसी सिलसिले में एक बार संजय गांधी से मेरी भी मुलाकात हुई चौधरी साहब की स्वीकृति लेकर के, और उन्होंने किसी प्रकार की शर्तें मुझे रखी, जिसको चौधरी साहब ने सिरे से खारिज कर दिया। तो चौधरी साहब का एक व्यक्तित्व ये भी था कि कोई उनको अपनी शर्त पर नचा नहीं सकता। वो स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस व्यक्तित्व के माने। लिहाजा कांग्रेस पार्टी से उनकी लंबी चलेगी बनेगी ऐसा लगता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक चतुर चालाक नेता के रूप में जनता पार्टी का विघटन भी कराने की उनकी इच्छा थी और सरकार गिराने की इच्छा थी। और हम लोग डिस्क्रेडिट भी हुए कि हम 2 साल 3 साल की सरकार नहीं चला पाए, तो इंदिरा गांधी की वापसी होगी। इंदिरा गांधी को ऐसे ही मौके की तलाश थी। चौधरी साहब परिवारवाद के खिलाफ थे, फिर भी उनके पुत्र राजनीति में आए। नहीं, उनके जिंदा रहते हो नहीं है। मैं गरीब में हूँ, इसलिए हम कह सकता हूँ। अजीत सिंह जी यहाँ पर किसी संस्थान में बड़े पद पर अपनी योग्यता के नाते इंजीनियर थे, पद पर थे। चौधरी साहब जब बीमार हो गए थे, तब उनके समर्थकों के एक बड़े हिस्से में ये हुआ कि वो अनाथ हुए और वो राजनीति में पीछे छुट गई है, इसके ऊपर ठीक थे। लिहाजा चौधरी साहब के परिवार के किसी आदमी को राजनीति में आने देना चाहिए, और उनको अजीत सिंह जी उपयुक्त लगे। हालांकि उनका अनुभव राजनीति का ना के बराबर था। वो चौधरी साहब के दिन की रोजमर्रा की जो पॉलिटिकल दूरचेनसी उससे दूर रहते थे, और उनके आगमन के साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, विश्व का विभाजन हुआ, और आज तक भी जो उनके नेतृत्व में बनी हुई किसान शक्ति थी, वो उस तरह से एकत्रित नहीं हो पाई जैसे उनकी जमाने में। बहुत कम लोग जानते हैं कि चौधरी साहब न केवल एक बुद्धिजीवी थे, एक लेखक थे, एक राजनेता होने के साथ साथ, एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे एक इकोनॉमिस्ट भी थे। उनकी पुस्तकों को स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए था। क्या कारण है कि उनकी लिखी हुई पुस्तक जो हार्वर्ड जैसी
यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे भारत में उनके बारे में कोई जानता भी नहीं। ना उसके लिए मैं जो उनके उत्तराधिकारी के राजनीति के उनकी इच्छा शक्ति की कमजोरी का नतीजा मानता, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, चाहे वो लालू यादव जी हो, चाहे अब नीतीश कुमार जी हों, चौधरी अजीत सिंह जी हों, ओम प्रकाश चौटाला जी हों, नवीन पटनायक जी हों, ये अगर संयुक्त मिलकर के प्रयास कर रहे होते तो देश के हर विद्यालय में एक चरण सिंह चैप्टर भी होता। हमारे इतिहास में जिस रूप में हम नेहरू जी को याद रखते हैं, इंदिरा गांधी जी को याद रखते हैं, चरण सिंह जी को भी अगर उसी रूप में हमारे बच्चे, आज के बच्चे और कल के बच्चे जान पाते, तो क्या फर्क आता हमारी पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ी में? देखिए, जवाहरलाल और इंदिरा गांधी से उनकी तुलना में, क्या इंदिरा गांधी के पिताश्री प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल के पिताश्री देश के सबसे बड़े वकील, चौधरी चरण सिंह के पिताश्री का नाम कोई नहीं जाना, उनके दादाश्री का नाम कोई नहीं जाना। वो गांव नहीं बल्कि मंडैया में पैदा हुए, जो गांव का छोटा स्वरूप थे, वहां से निकल करके वो इतने बड़े पद पर पहुंचे। ये हमारी आने वाले किसान जातियों के नौजवानों के लिए एक बड़ी घटना, और उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स का, खास तौर से उत्तर भारत की पॉलिटिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन भी किया। पहले बड़े बड़े परिवारों के लड़के ही चुनाव लड़ते थे, राजनीति करते थे, चूंकि इसमें खर्चा भी होता। चौधरी चरण सिंह ने उस राजनीति का स्वरूप था। आज हम लोग जितने भी वेस्टर्न यूपी, हरियाणा में और यूपी में राजनीति में सक्रिय है, सब चौधरी चरण सिंह की देन है। चाहे मुलायम सिंह जी का परिवार हो, लालू जी का हो, नीतीश कुमार हो, हम हो, चौटाला जी हो, ये छोटी बड़ी उपलब्धि नहीं है। इंदिरा जी ने या जवाहरलाल जी ने ऐसी कमिटेड नौजवानों की कोई फौज इकट्ठी नहीं तैयार करके दी जैसे चौधरी चरण सिंह की। अक्सर लोग कहते हैं चौधरी बहुत जिद्दी था, क्या यह सच है? हर ईमानदार आदमी अपने विचार के प्रति कमिटेड होता है, लोग उसको जिद्दी कहते हैं, और होना भी चाहिए। जो राजनीतिक विचारधारा आपके दिल दिमाग में घर कर गई है, उस पर कॉम्प्रोमाइज क्यों होना चाहिए? इसलिए किसान के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, खेती के सवाल पर वो किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। हाँ, जिद्दी थे। दक्षिण में कौन से नेता उनके प्रिय थे? देवराज दास, चंद्रबाबू नायडू, एच.डी. देवेगौड़ा, ये उनके प्रिय पात्रों में से थे, जो जनता पार्टी में भी थे वैसे भी थे। और यूं भी एक जमाने में आंध्र प्रदेश की विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष था वो भी लोक दल का था, अपता की बराबर। शरद पवार भी उनके प्रिय थे किसान नेता के रूप में। शरद पवार एक बार उनको अपने गांव बारामती भी ले गए थे, मैं भी शामिल था। फिर शरद जोशी जो किसान नेता थे, उनके साथ अहमदनगर में हमने कई लाख की भीड़ इकट्ठा हुई। चौधरी साहब जाटों के, किसानों के, उत्तर भारत के नहीं, वो समूचे देश की जो गरीब और बेबस लाचार पीसल्टी है उसके नेता। तो यानी इतिहास में उनका एक तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। आने वाली ऐसा एक सिस्टम उनके खिलाफ लग गया था। जी गांव को प्राथमिकता दो, जो बड़ा सेक्शन था नहीं, जी शहरों को दो, किसानों को समृद्ध बनाओ नहीं, पूंजीपतियों को और मुनाफे उनके लिए। तो रूरल जो इंडस्ट्री है उसके बजाय चौधरी साहब दुखी होते थे कि सारे गांव के जूता कारीगर कहाँ चले, चूंकि बाटा की, टाटा की फैक्ट्री लगी। जो साहब चिंतित थे सारे कुम्हार कराने लगे, क्योंकि शहरों में पोर्टरीज लगी। जो साहब दुखी थे कि बुनकर गांव का कहाँ चला गया, क्योंकि टेक्सटाइल मिल लगी। वो गांव के तेली के लिए परेशान थे, क्योंकि टाटा ऑयल मिल लगे। तो खाली वो किसान भर का नहीं था, क्योंकि इंडिपेंडेंट सॉवरन जो रूरल इकोनॉमी होनी चाहिए, उन्हें बेस्ड ऑन द गांधीज्म, वो खत्म हो गई। तो गांधी जी को भी कौन आज श्रद्धा के साथ याद करता? सोई चौधरी चरण सिंह। आज के परिप्रेक्ष्य में आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को उनसे क्या सीख मिल सकती है? नहीं, जो राजनीति की सुचिता है, कुछ सवाल तो ठीक है। इस समय के साथ जिस तरह से मार्केट फोर्सेस के हाथ में तमाम पॉलिटिक्स चली गई है,
और चौधरी साहब को तो ये लोग अब कहीं बैठा देता, तो सब आज के जमाने के नहीं थे। गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स की, अब तो वो कामयाबी नहीं हो पाती। लेकिन कोई सीख जो इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी नहीं, कम से कम देशभक्ति की, अपनी जड़ों के प्रति प्रतिबद्धता की, कमिटमेंट टू योर रूट्स, जी इसकी की तरह तो प्रतिबद्ध होना ही चाहिए। इफ नॉट मच। बहुत बहुत धन्यवाद यह बहुमूल्य समय देने के लिए। और आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, सिर्फ हमें ही नहीं सीखा, और आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी आपसे बहुत कुछ सीखती है। मुझे उनका एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने का सौभाग्य मिला। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी